माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को गृह विज्ञान कक्षा 9 का दूसरा अध्याय बताने जा रहे हैं। अध्याय जो है आपका व्यवस्था के अंतर्गत गृह और परिवार के संदर्भ में। इसमें कौन कौन से तत्व जो है पाठ सामग्री लगती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी प्रस्तावना पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, साधन, गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गृह व्यवस्था को कुशल संचालन में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, गृह व्यवस्था का महत्व, और फिर उसके बाद इससे संबंधित आप लोगों को कुछ प्रश्न और उत्तर बताए जाएंगे। मतलब उत्तर तो आपको इसी में से जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आप लोग साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो आपको जो भी प्रश्न लास्ट में दिए जाएंगे तो वो आप सुन करके उनके जो है आप प्रश्न के जो है उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे आप लोग क्लास में आते हैं, मान लीजिए कक्षा 8 कहीं से पास किया है और कक्षा 9 आप जो है चेतना मेमोरियल इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, और ना तो आप हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है बेटा, नाम बताइए, कहाँ रहते हो, आपके माता पिता कौन हैं, क्या करते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पाठ है व्यवस्था। व्यवस्था को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी व्यवस्था करनी होती है। तो आज जो हम आपको ये अध्याय बताने जा रहे हैं व्यवस्था, ठीक है, तो व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी मेले की मतलब व्यवस्था करनी है या किसी कार्यक्रम की व्यवस्था करनी है। ये आपका जो किताब है वो है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान में आपको ये पता है कि गृह से संबंधित ही सारी बातों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और उसी की व्यवस्था होती है। इसीलिए इसमें पॉइंट्स दिया गया है व्यवस्था के अंतर्गत गृह और परिवार के संदर्भ में। ठीक है, जब हम एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनके संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना। आपको पता है गृह, घर, ठीक है, घर जो है मानव की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि घर के बिना हम एक परिवार नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास घर होगा तभी जो है हम एक परिवार की कल्पना करते हैं, और जब घर बनते हैं, ठीक है, तो घर में एक परिवार होता है, परिवार में कई लोग सदस्य बनते हैं और फिर सदस्यों में आते समय में जो है वही सदस्य एक दूसरे से अलग होते रहते हैं और अपने अपने घर बसाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी 3 भाई हैं, आपके दादाजी अकेले थे, आपके पिताजी 3 भाई हैं, और तीनों लोगों की जब शादियाँ हो जाती हैं तो उनके भी अपने बच्चे होते हैं। फिर उन बच्चों की जो है देख रेख करते हैं, बड़े होते हैं, पालन पोषण होता है। फिर वो अलग अलग शादियाँ जब उनकी हो जाती हैं तो वो भी जो है उस एक परिवार के जो है कई जो है कमरे बन जाते हैं, अलग अलग अपना रहने लगते हैं, वो अपनी फैमिली जो है बसाते हैं और इस तरह से एक समाज बन जाता है। तो गृह जो है एक मूलभूत आवश्यकता है, और इस आवश्यकता के संदर्भ में गृह ऐसा साधन है जो जहां मानव अपने संपूर्ण जीवन का 3/4 भाग जो है व्यतीत करता है। ठीक है, घर में ही रह करके हम लोग जो है अपने जीवन का 3/4 भाग जो है परिवार यानी कि घर में ही रह करके व्यतीत
कहते हैं। आपको पता है प्राचीन काल में जो मानव था वो जंगलों में, गुफाओं में और पेड़ों पर रहता था। आने वाले समय में आपको पता है कि बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार हो गया। आज जो ये टेक्निक आपके सामने प्रस्तुत है कि इतनी महामारी, वैश्विक महामारी के चलते हुए पूरा विश्व इस महामारी से जो है पीड़ित है, कोविड-19 जो है 19 से, ठीक है। तो इसके चलते हुए आप लोगों की जो ये पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आपको एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का जो है सरकार पालन करवा रही है, तो एक जगह एकत्रित ना हो, तो इसके लिए जो है ये क्लासेस शुरू हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम आप तक जो है शिक्षा की जो ज़रूरत है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हम उस बीमारी से भी बच सकते हैं। तो आज जो ये टेक्निक है तो ये प्राचीन काल में नहीं थी। प्राचीन काल में आदमी जो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता था, जंगलों में रहता था, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बचाता था। आपको पता है कि आयुर्वेद जो है ये इतना मतलब प्राचीन काल में जो है बहुत ही कारगर था, लेकिन आज के पीरियड में देखा जाए तो इंग्लिश दवाएँ आती हैं, अंग्रेजी दवाएँ आती हैं, लोग इनको खा करके तुरंत राहत महसूस करता है, लेकिन जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इनका उपयोग जो फिर करता था इंसान, तो इसका असर धीरे धीरे होता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंग्लिश दवाएँ हैं ये बहुत जल्दी असर करती हैं, लेकिन इतनी कारगर नहीं होती, क्योंकि ये जड़ से नहीं खत्म कर पाती हैं किसी भी मर्ज को। जो ये अंग्रेजी दवाएँ हैं ये जड़ से नहीं खत्म कर पाती हैं, ये धीरे जो है मतलब अचानक जो है जैसे आपको पीड़ा हुई और आपको दवा दी गई, तुरंत आपको राहत मिल गई, लेकिन जो जैसे घाव जहाँ पर हो गया है तो वो एक तुरंत वहाँ पर दर्द नहीं होगा, लेकिन उसे भरने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी दवाओं से जो है तुरंत ही लाभ होता है, लेकिन जो आयुर्वेद है और जो जंगलों से प्राप्त जड़ी बूटियाँ हैं ये धीरे धीरे जो है बिल्कुल जड़ से उस बीमारी को समाप्त करती हैं। तो इसलिए जो वनौषधियाँ हैं ये बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इससे जो है असर धीरे धीरे होता है। तो प्राचीन काल में आपको पता है कि इतनी सारी जो आधुनिक जो वैज्ञानिक सिस्टम है ये पहले नहीं थे। आज जो है हम देखते हैं कि पूरे देश विदेश की जानकारी को अपने मुट्ठी में लेकर के घूमते हैं। मुट्ठी का मतलब है मोबाइल। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, तो आप उससे जो है पूरे विश्व की जानकारियाँ जो है तुरंत ही आप जो है सेकंडों में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वैज्ञानिकों का जो है आविष्कार है, ठीक है। मनुष्य के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं का जो है प्रबंध कर दिया, ठीक है। मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार में ही रहता है, क्योंकि आपको पता है कि परिवार में ही रह करके उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ठीक है। किसी कार्य को पूरा करना ही व्यवस्था नहीं है, किसी कार्य को पूरा कर दिया जाए और व्यवस्था हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये काम कर लिए तो हमारी जो है पूरी व्यवस्था हो गई। व्यवस्था करने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें हमें परिवार में सहयोग की भी ज़रूरत होती है, एक दूसरे से प्रेम संबंध की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब यहाँ पर देखा जाए पॉइंट, तो किसी कार्य का पूरा हो जाना व्यवस्था नहीं कहलाता है, यह किसी कार्य के पूरा होने के साथ ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि एक ज़रूरत के बाद दूसरी ज़रूरत आती रहती है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएँ कभी पूरी नहीं होंगी। क्योंकि आज आपके पास मान लीजिए आप कभी पैदल चलते थे और कुछ दिन बाद आपने जो है साइकिल ले ली, फिर जब साइकिल लिया उसके बाद मोटरसाइकिल ले ली, मोटरसाइकिल लेने के बाद में आप कार लेने का जो है सोच रहे हैं। तो मतलब इंसान की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, ठीक है, सीमित नहीं है, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ता जाता है और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो ये था प्रस्तावना। अब हम आपको जो अगला पॉइंट है व्यवस्था का अर्थ। प्रस्तावना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, ठीक है। और अब जो है हम आपको व्यवस्था का अर्थ बताएंगे। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था
उचित प्रबंध करना। जैसे आप परिवार में हैं और परिवार में आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता आपके हैं, भाई बहन हैं, तो आपको ही जो है उनके लिए सभी वस्तुओं की उचित, जैसे आपकी आमदनी है उसी हिसाब से आप जो है अपने घर के लिए उचित प्रबंध करते हैं। जैसे आप अमीर आदमी हैं तो आप जो चीज़ अच्छी है मार्केट में सबसे अच्छी महंगी मिलती है वो आप लेकर के आते हैं। जो गरीब है बेचारे वो लोग उस हिसाब से जो है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं तो जो जितना ही मतलब कहा जाए कि सक्षम है खरीदने में तो वो अपने हिसाब से करता है। लेकिन आपको पता है खाना सभी को जो है जरूरत होती है। ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हाँ, ये है कि किसी के पास दूध दही घी की व्यवस्था है तो किसी के पास जो है खाने के लिए सिर्फ नमक रोटी है। तो इस तरह से मतलब एक अमीर और एक गरीब, ठीक है, उनकी जो प्रबंध करने की जो यानी कि व्यवस्था करने की जो तरीके हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे जो अमीर आदमी है उसकी व्यवस्था थोड़ा हाई फाई होती है, जो गरीब बेचारे हैं या मिडिल क्लास के हैं उनकी थोड़ा निम्न होती है। ठीक है, लेकिन व्यवस्था जो है सभी को करना है। कोई संस्था हो, कोई समारोह हो या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, उचित प्रबंध तथा व्यवस्था पर ही उनकी सफलता निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक विद्यालय चालू किया, ठीक है, और विद्यालय में प्रबंध समिति होती है, प्रबंधक होते हैं, संस्थापक होते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है विद्यालय के लिए जो है बहुत सारी जो है व्यवस्था करते हैं। ठीक है, टीचरों को अच्छे से टीचरों की व्यवस्था करते हैं। जब अच्छे टीचर होंगे तो अच्छी जो है शिक्षा प्राप्त होगी। जब अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो उस क्षेत्र में जो है विद्यालय का नाम बढ़ेगा। जैसे चेतना मेमोरियल इंटर कॉलेज जो चलता है इस क्षेत्र का सबसे देखा जाए सबसे अच्छा कॉलेज है, जहाँ पर जो है ट्रेंड टीचर रखे गए हैं। बहुत सारे ट्रेंड टीचर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड टीचर हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है सबसे नंबर 1 पे जो है ये विद्यालय चलता है। कई बार जो है विद्यालय का नाम जो है टॉप 10 में भी शामिल हुआ है। तो इस तरह से जो है प्रबंध समिति जो है एक अच्छे टीचर की व्यवस्था करता है और जब अच्छे टीचर होते हैं तो अच्छी शिक्षा मिलती है और जब अच्छी शिक्षा मिलती है तो बच्चे जो आते हैं उनको जो है बिल्डअप किया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो आगे चल करके जो है वो विद्यालय का नाम रोशन करते हैं और विद्यालय के साथ साथ अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका जो है नाम रोशन करते हैं। तो ये है एक व्यवस्था की व्यवस्था की गई अच्छे टीचरों की और अच्छे टीचरों के माध्यम से ही जो है विद्यालय का नाम चलता है। यह सब व्यवस्था ठीक से करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का भी होता है। इस प्रकार का घर को सुखद, शांत और प्रसन्नता से पूर्ण बनाने का उत्तरदायित्व गृहिणी का होता है। जिस तरह से विद्यालय में प्रधानाध्यापक पूरे टीचरों का जो है मुखिया होता है, ऐसे ही घर में आपकी जो मम्मी है वो गृहिणी है उस घर की, जो पूरे परिवार की संपूर्ण सुख सुविधाओं के लिए जो है वो उत्तरदायित्व उनके पर रहता है। ठीक है, जैसे खाना बना करके खिलाना, सभी के लिए कपड़ों की जो है धुलाई उलाई वगैरह जो भी होता है ये सब मम्मी ही तो आप ही करती हैं। तो इस तरह से जो है गृहिणी, एक गृहिणी, कुशल गृहिणी कह सकते हैं, एक कुशल गृहिणी जो है एक सुखी परिवार के लिए सुख शांति, ठीक है, और प्रसन्नता का पूर्ण जो उत्तरदायित्व होता है वो एक गृहिणी पर होता है। ईंट सीमेंट आदि से बना जो मकान तो इंजीनियर के निरीक्षण में राजगीर और मजदूर बनाते हैं, किंतु उस मकान को अपना और अपने परिवार का घर बनाने का पूरा भार गृहिणी पर होता है। जैसे मान लीजिए एक मकान बना दिया है, लेकिन इस मकान को बनाने के लिए आप देखते हैं एक इंजीनियर ने पास कर दिया कि ये जो है इतने बाई इतने का जो है आपका मकान बनाना है, लेकिन इस मकान को बनाने मतलब नक्शा तैयार कर दिया जाता है, लेकिन जब इसकी फाउंडेशन तैयार होती है और इसके ऊपर जब मकान बनाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व होता है मिस्त्री और जो उसमें काम करने वाले होते हैं।
यदि उस मकान को उस नक्शे के अनुसार वो ऐसा बना दे कि वो बनने के साथ ही गिर जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार से जो आपकी जो मम्मी है वो उस मकान में, ठीक है, उस मकान में जो है पूरे परिवार का जो है पालन पोषण करना जो है आपकी मम्मी पर निर्भर होता है, अर्थात एक गृहिणी पर निर्भर होता है। ये था व्यवस्था का अर्थ, ठीक है। व्यवस्था का अर्थ और गृह व्यवस्था की परिभाषा। अब जो है हम आपको बताएंगे गृह व्यवस्था, ठीक है, गृह व्यवस्था की परिभाषा। गृह व्यवस्था की परिभाषा। गृह व्यवस्था की परिभाषा को कई जो है प्रोफेसरों ने जो है अपनी अपनी बात रखी है। जैसे क्रो तथा क्रो ने जो है जो व्यवस्था गृह व्यवस्था की जो परिभाषा दी है, क्रो तथा क्रो, ये गृह विज्ञान के जानकार, ठीक है। इन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है। गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी जो है गृह व्यवस्था की जो परिभाषाएं बताई गई हैं वो है इस प्रकार से। गृह व्यवस्था को निकिल तथा डार्सी के शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग का नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है, ठीक है। तो ये था गृह व्यवस्था की परिभाषा। कई जो है गृह विज्ञान के जानकार जो हैं जिनमें क्रो तथा क्रो है, डार्से हैं, जेएम डार्से, कोजिन, गुड जॉनसन, ये जो है कुछ गृह जानकार हैं जिन्होंने जो है गृह व्यवस्था की परिभाषाएं अपने अपने शब्दों में बताई हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे गृह व्यवस्था के सोपान, ठीक है। गृह व्यवस्था के सोपान। सोपान को जो है पद भी कहते हैं, सोपान को पद भी कहते हैं, ठीक है। हम ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम जो है आपको यहाँ पर फिगर के द्वारा जो है एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कार्य, दूसरा है लक्ष्य, फिर है निर्णय, और समस्या। जब आप कार्य करेंगे, ठीक है, तो कोई लक्ष्य बनाएंगे, ठीक है, और जब लक्ष्य बनेगा, ठीक है, तो आप निर्णय करते हैं, ठीक है, और जहाँ पर कोई कार्य होता है तो वहाँ पर समस्याएं तो आमतौर पे आती ही हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फिर उसके बाद उसका निराकरण भी होता है। ऐसा नहीं कि किसी का निराकरण ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है नियंत्रण है, नियंत्रण छोटा लिखा जा रहा है लेकिन आपको सुनाई तो पड़ेगा, नियंत्रण। फिर है मूल्यांकन, मूल्यांकन, नियोजन, यहाँ पे नियोजन लिखा है इस पॉइंट में, नियोजन, अगली समस्या। ये आप जो है ये फिगर बनाएंगे, ग्रह व्यवस्था, समस्या, अगली समस्या, इस घेरे में लिखेंगे ग्रह व्यवस्था। ऐसा आप एक फिगर तैयार करेंगे, कार्य, लक्ष्य, निर्णय और समस्या, ठीक है, नियंत्रण, मूल्यांकन, समस्या में अगली समस्या, नियोजन, ठीक है। तो ये जो है ग्रह व्यवस्था के सोपान है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे ग्रह व्यवस्था के उद्देश्य, ठीक है, ग्रह व्यवस्था के उद्देश्य। क्योंकि किसी भी कार्य को करने का क्या मतलब है या क्या उसका उद्देश्य है, ये बहुत जरूरी है। ग्रह व्यवस्था के उद्देश्य, ग्रह व्यवस्था के क्या उद्देश्य होने चाहिए वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ग्रह व्यवस्था के उद्देश्य, ग्रह व्यवस्था के 6 उद्देश्य बताए गए हैं। ग्रह व्यवस्था, जब आप ग्रह व्यवस्था का प्रबंध करते हैं तो सबसे पहले आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए। ग्रह का वातावरण, जैसे आपने घर बनाया है तो उसके लिए एक स्वच्छ वातावरण का जो है निर्माण भी करना है आपको, ठीक है। दूसरा है सर्वांगीण विकास। तीसरा पॉइंट है पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय, ठीक है। इनके बारे में विस्तार से आगे बताएंगे। चौथा है कार्य कुशलता, पांचवा है विश्राम तथा मनोरंजन, और छठा है समाज सेवा। तो सबसे पहले जानेंगे ग्रह वातावरण को उत्तम कैसे बनाना है। देखिए, ग्रह मान लीजिए आपका चाहे कितना भी खूबसूरत बना हो, चाहे कितना ही चारों तरफ से हरियाली हो, लेकिन उसमें रहने वाले व्यक्तियों पर निर्भर होता है। आपके घर में जो लोग रह रहे हैं, यदि उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह और सद्भावना नहीं है तो क्या होगा कि परिवार जो है सुख से नहीं रह सकता है। एक दूसरे में हमेशा लड़ाई होती रहेगी, और जब लड़ाई होगी तो वहाँ पर सुख और समृद्धि बिल्कुल नहीं आनी है, क्योंकि एक दूसरे से कलह होती रहेगी, एक दूसरे से लोग जलते रहेंगे, तो एक दूसरे को हमेशा नीचे गिराने की व्यवस्था करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में वो परिवार कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें परिवार का जो है वातावरण जो है सबसे उत्तम बनाना है। दूसरा पॉइंट है सर्वांगीण विकास। एक कुशल गृह व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सुखद वातावरण उत्पन्न करके उनका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक, आध्यात्मिक विकास करना होता है। तीसरा पॉइंट, परिवार आय का विवेकपूर्ण व्यय। जैसे परिवार में कितना भी धन आ रहा हो और यदि उचित उसका व्यय नहीं है तो वो कमाया हुआ धन कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएगा और आप फिर से कंगाल हो जाएंगे। तो इसके लिए परिवार में जो गृहिणी है उन्हें कुशल मतलब व्यय करना आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जितना पैसा आया और आपने सब खर्च कर दिया। चौथा पॉइंट है कार्य कुशलता। गृह व्यवस्था का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में कुशल होने चाहिए। ये नहीं है कि कार्य करना नहीं आया और कार्य करने की बजाय आपने उसको बिगाड़ दिया। जैसे कोई काम कर रहे हैं मान लीजिए और आपको आता नहीं है तो आपने उसको बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो कार्य कुशलता भी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, विश्राम तथा मनोरंजन। गृह व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराम और विश्राम की बहुत जरूरत है। यदि आराम और मनोरंजन नहीं है तो इंसान हमेशा जो है डिस्टर्ब रहेगा और आदमी जब डिस्टर्ब रहता है तो उसका जो है मनोबल गिरता रहता है। छठा पॉइंट है समाज सेवा। और ये जो छठा पॉइंट जो है ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि समाज सेवा का मतलब ये है कि हमें परिवार के साथ समाज को सदा सुखमय बनाना है, ठीक है, जिससे एक दूसरे के घर में जा करके सुख दुख में भागीदार बन सके, ठीक है। फिर जो है इसमें पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, गृह व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न। दूसरा है गृह व्यवस्था के विभिन्न पद कौन कौन से, मैंने आपको भी पढ़ाया है। और तीसरा है गृह व्यवस्था की परिभाषा, ठीक है। ये आपको हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है भेज करके हमें जो है बताएंगे, ठीक है।